Greetings to everyone. Hope you will all will be fine and healthy. चलिए, कल हमने एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया था, दैट वाज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस। तो शायद मैंने जब उस आर्टिकल को थोड़ा बाद में रिमाइंड करा तो उसमें एक पॉइंट हमने थोड़ा सा शायद यहाँ बाय चांस गलत लिख दिया था। ये जो 2 है, 2 इसकी जगह ना n आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है यहाँ 2x/n के लिए है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि x हमारी 2x/n है। इस n को थोड़ा सा यानी 2 को n बना लेना, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना आप लोगों ने। चलिए, आज हम नेक्स्ट आर्टिकल को शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि शायद मे बी पॉसिबल आज हमारी जो है फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब कुछ आर्टिकल्स के डेफिनेशंस हैं हमारी थोड़ी सी, और उनको हमने देखना है कि वो है क्या चीज़, किस तरीके से हमने उनको लिखना है, क्या उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जब हम किसी भी बॉक्स या सेल के अंदर, कंपार्टमेंट्स के अंदर पार्टिकल्स को रख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी हम फिजिकल फिनोमेनन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं तो वो जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है उसको हम कंस्ट्रेंट्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शन imposed by physical laws on the distribution of particles in a given system, among cells in phase space is called constraint. ये जो वर्ड फेज स्पेस है ये हमने अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी हमने, ठीक है, फिजिकल लॉज के थ्रू, जब हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल्स के अंदर। जैसे सपोज कर दिया, इफ 3 particles are distributed in 2 compartments, if 3 particles are distributed in 2 compartments, यानी हमने 3 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 कंपार्टमेंट के अंदर। तो the system must obey the constraint that total number of particles should be 2, ठीक है, total number of particles should be 3 and number of compartment is 2। तो वहाँ हमने इम्पोजिशन कर दी कि 3 पार्टिकल हैं, इन 3 पार्टिकल को 2 कंपार्टमेंट में करना है। इम्पोजिशन लगा दी हमने वहाँ पर, एक तरीके से इम्पोज्ड कर दिया उसको। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इम्पोज कर दें, इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जनरलाइज करते हैं इसको, पार्टिकल इन ए सिस्टम
in a system remains constant। ठीक है, तो जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होने चाहिए किसी भी सिस्टम के अंदर, thus if there are number of cells having particles n1 n2 n3 and so on nr, पहली में n1 दूसरी में n2 n3 nr है, तो सिस्टम पर हमने क्या इम्पोजिशन की, टोटल नंबर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, द constraints require summation I is equal to 1 to r है सिस्टम में, और ni that should be constant fix total number of particles। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं होने चाहिए। अगर 10 हैं तो 10 ही रहने चाहिए। अब वो 10 किस तरीके से अरेंज होते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने फिक्स कर दिया, ऐसे ही जैसे इसमें किया था, 3 पार्टिकल्स हैं यहाँ फिक्स है, 2 में उनको अरेंज करना है। तो जब हम कोई भी इम्पोजिशन लगा देते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को नाम दे दिया गया है कंस्ट्रेंट्स का। एक और एग्जांपल है इसमें, जैसे सिमिलरली इफ द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम is constant and cells having energy E1 E2 और ER सेल्स हैं, हर एक की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन टोटल पूरे सिस्टम की एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वी हैव कांस्टेंट क्या इम्पोजिशन लगा दी, टोटल एनर्जी यानी कि I इज इक्वल टू 1 to R, जितनी भी एनर्जीज हैं EI दैट शुड बी EI NI के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ही एनर्जी होती है ना। I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक की एनर्जी 2 पुट करेंगे तो दूसरे की R पुट करेंगे तो rth की, एंड दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। It means that is the imposition that we have on the system। पूरे सिस्टम पर हमने एनर्जी की इम्पोजिशन लगा दी, दैट शुड रिमेन्स कांस्टेंट। ना तो बाहर जानी चाहिए, ना बाहर से अंदर कोई एनर्जी आनी चाहिए उसके अंदर, दैट शुड रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई कंस्ट्रेंट्स की। अब कंस्ट्रेंट के बाद टर्म आती है एक एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल स्टेट्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी हम सिर्फ कुछ डेफिनेशंस को ही डिस्कस करेंगे, वही हमारे चैप्टर का पार्ट रहते हैं अभी। एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल स्टेट्स, ये इस कांस्टेंट से रिलेटेड है थोड़ा सा। कांस्टेंट से रिलेटेड मतलब कि हमने अभी जैसे इम्पोजिशन लगा दी, और इम्पोजिशन लगाने के बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ सिस्टम शुड रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स शुड रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ एनर्जीज शुड रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल स्टेट्स क्या है, ए स्टेट which exist under constraint is called accessible state।
यानी जब हम किसी स्टेट को कंस्ट्रेंट लगा करके एग्जिस्ट कराते हैं तो वो एक्सेसिबल स्टेट है, और जो एग्जिस्ट नहीं करती उनको हम इनएक्सेसिबल। विच स्टेट does not exist under the constraint is inaccessible state। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल जैसे हमने पीछे ले रखे हैं मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को एक बार दे देता हूँ। जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं 3 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, वी हैव 3 पार्टिकल्स, ठीक है, और इन 3 पार्टिकल्स को हमने 2 कंपार्टमेंट्स में अरेंज करना है। तो 3 पार्टिकल्स 2 कंपार्टमेंट्स में अगर हम अरेंज करेंगे तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक छोटी सी टेबल के थ्रू इसको देख लेते हैं। मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट में ही हम कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2। ठीक है, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए बना देते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल ए बी और सी नाम दे दिया हमने, तीनों को डिस्टिंग्विशेबल हैं, तीनों एक में हो सकते हैं, दूसरे में 0 हो सकते हैं, यानी ए बी सी और यहाँ 0 हो सकता है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि 2 और 1 यानी ए बी सी, या फिर ए सी बी, या फिर बी सी और ए। ठीक है, ये 2-1 के लिए हो सकती है हमारे पास, और 1-2 के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, पहले में 1 हो तो यही कर दो, ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी। ठीक है, ये भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशंस के बाद 0-3 की कंडीशन भी हो सकती है, इसमें कुछ भी ना हो और इसमें ही सारे के सारे पार्टिकल्स चले जाएं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट अप्लाई की तो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग एक बार तो एक में 0 रखा, एक में नहीं, और इसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर हम देखें यहाँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1। ठीक है, अब देखो ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया सिंपल पार्टिकल्स का 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर। इफ यू पुट ए कंस्ट्रेंट दैट नो कंपार्टमेंट शुड रिमेन एम्प्टी। ठीक है, ये तो जनरल हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा 3 पार्टिकल्स का ए बी सी का 2 कंपार्टमेंट में। अब हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं। इफ वी पुट कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, दैट नो पार्टिकल्स, नो कंपार्टमेंट शुड रिमेन एम्प्टी। हमने
कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी, कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। अब जब कोई भी एम्प्टी ना हो तो उसके लिए टेबल क्या बनेगी फिर? ठीक है, इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोस्टेट रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, ये माइक्रोस्टेट के लिए है और ये फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ अभी। मैक्रोस्टेट का कॉलम यही चलता रहेगा और कंपार्टमेंट्स का यही और फ्रीक्वेंसी का यही। तो अब कंस्ट्रेंट लगा दिया कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी नहीं होना चाहिए तो सिचुएशन तो वही हो सकती है 30 है, लेकिन कंस्ट्रेंट लगा दिया तो इसका मतलब कोई भी कंपार्टमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये हो सकता है 2 और 1 का वही ए सी बी और बी सी ए, इसकी 3 बन गई। 1 2 के लिए ए बी सी बी ए सी और सी ए बी, इसके लिए भी 3 हो गई। ठीक है, तीसरी कंडीशन फिर वही कि 0 और 3, यानी 0 तो होना ही नहीं चाहिए। जब 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब दैट शुड नॉट बी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब हमने कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर दिया, जैसे ही कंस्ट्रेंट अप्लाई करा कि कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो उस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन नहीं है और ये भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये दोनों हमारे पास पॉसिबल है। तो अब इन दोनों सिस्टम जो ये हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हुई है, तो अब डेफिनेशन क्या दी थी इनएक्सेसिबल और एक्सेसिबल की, कि जो मैक्रोस्टेट एग्जिस्ट करती हैं, दीज मैक्रोस्टेट्स आर एग्जिस्ट, ये वाली और ये वाली, इनको हम बोल देंगे एक्सेसिबल। These are called accessible macrostates। ठीक है, और जो एग्जिस्ट नहीं करती, कौन सी? ये वाली और ये वाली, these are called नॉन एक्सेसिबल या इनएक्सेसिबल मैक्रोस्टेट्स। समझ आ गया? ठीक है, कंस्ट्रेंट इम्पोज करने के बाद जो स्टेट एग्जिस्ट रियल में करती हैं वो ये है। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रही दोनों, तो ये दोनों इनएक्सेसिबल्स मैक्रोस्टेट में आ जाएंगी, जो डेफिनेशन के अंदर आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म में हम फेज स्पेस की बात करेंगे, और ये फेज स्पेस एक ऐसा आर्टिकल है जो एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जा सकता है। और इस फेज स्पेस से पहले एक टर्म स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। स्टैटिक सिस्टम, a system is said to be static if the constituent particle of the system not move from one to another. If the particle या constituent particle of system do not move from one microstate to other microstate, without any external cause,
कहने का मतलब ये कि हमारे पास माइक्रोस्टेट्स हैं एक, और ये दूसरी माइक्रोस्टेट। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक से दूसरे में बिना किसी कारण के ना जाए, अपने आप मूव ना हो कभी भी, तो वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है? फिक्स, यानी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जितने जिसमें डाल दिए वो फिक्स रहे, दैट इज नोन एज स्टैटिक, इज कॉल्ड स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए, सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट, व्हेन ए कॉइन इज टोस, हमने कॉइन को टोस करा, ठीक है, इट फॉल्स इन ए पर्टिकुलर मैनर, इन ए पर्टिकुलर मैनर, वो एक तरीके से ही फॉल होगा, या तो उसमें हेड आएगा या उसमें क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक है। वो अपने आप चेंज नहीं हो सकता, हेड या अपने आप टेल में चेंज नहीं हो सकता। तो दैट सिस्टम इज नोन एज स्टैटिक सिस्टम। यानी अगर हेड आ गया तो हेड ही रहने वाला है, अगर टेल आ रहा है तो टेल ही रहने वाला है। कंपार्टमेंट में जो भी आ रहा है, इट डज नॉट चेंज, डज नॉट मूव फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। डायनेमिक सिस्टम, जिसमें मूव हो जाए पार्टिकल। इफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल कैन मूव, if the constituent of particle can move from one to another, from one to other microstate, microstate यानी जिसमें पार्टिकल्स एक से दूसरे में मूव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, एक गैस सैंपल, हमने एक गैस का सैंपल ले लिया, ठीक है, ठीक है। और जब गैस का हम सैंपल ले रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, मोशन में है वो। और जब वो मोशन में है तो दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मोमेंटम चेंज कर रहे हैं, एंड एनर्जी, तीनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो, ठीक है। फिक्स नहीं है वो, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। कोई मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज हो गई, मूव कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है, और एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमने कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं लगाया यहाँ पर, लेकिन वो अपने आप ही चेंज कर रहे हैं, विदाउट एनी कॉज है ये, विदाउट एनी कॉज। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ये चेंज होना शुरू हो जाए, देन दिस इज नोन एज डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। अब ये जो डायनेमिक सिस्टम और ये जो हमने स्टैटिक सिस्टम रीड आउट किया है, कई बार इसके साथ फेज स्पेस या फिर जो है बाइनोमियल एक्सप्रेशंस की वैल्यू भी पूछ ली जा सकती है। हम ज़्यादातर जो है उनके एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं इससे। तो आप लोगों ने अभी डायनेमिक और स्टैटिक सिस्टम को देखा, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस इवेंट्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस ही हैं जो एग्जाम में से पूछी जा सकती हैं। सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस इवेंट। Two or more events which occur one after another. Two or more event
occur one after another. दो तो होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी अगर एक के बाद एक इवेंट होते चले जाएं तो उनको बोलते हैं हम सक्सेसिव इवेंट। एग्जाम्पल, कॉइन टॉस्ड एंड थ्रोइंग ऑफ डाइस एंड देन थ्रोइंग ऑफ डाइस। हमने कॉइन को टॉस करा और फिर उसके बाद क्या कर दिया, डाइस को थ्रो कर दिया। तो ये सक्सेसिव है, पहले कॉइन टॉस हुआ, उसके बाद डाइस का थ्रो हुआ। ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होंगे, एक साथ जो हो जाएं, टू और मोर इवेंट विच अकर एट द सेम टाइम। टू और मोर इवेंट विच अकर at the same time, at the same time is known as simultaneous event। ठीक है, डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है एग्जाम में, एग्जाम्पल वही ले सकते हैं। कॉइन एंड डाइस are thrown simultaneously together। एक साथ दोनों को फेंक दिया, तो ये होंगे साइमल्टेनियस इवेंट। और ऊपर वाला कौन सा था, सक्सेसिव इवेंट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म को देख लेते हैं, एंड दैट टर्म इज नेम्ड एज फेज स्पेस। ये अब तक के आर्टिकल्स में जो मैंने अभी करे हैं आज के लिए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे भी ये नेक्स्ट यूनिट के अंदर यूज होने वाले हैं। फेज स्पेस, देखिए क्या होता है फेज स्पेस। पहले डेफिनेशन, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास, लेट अस कंसीडर वी having a system of n particles का है। ठीक है, और ये n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम V में। इफ द सिस्टम इज स्टैटिक, अगर सिस्टम स्टैटिक है तो n पार्टिकल्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इफ द सिस्टम, अभी हमने स्टैटिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ द सिस्टम इज स्टैटिक देन ऑल पार्टिकल विल ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन, देन ऑल पार्टिकल्स विल ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। उनकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी, क्योंकि वो स्टैटिक है, मूव नहीं कर सकते। अब जब पोजीशन फिक्स हो गई तो हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। टू नो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन 3-dimensional space by using x, y, z coordinates। तो अगर सिस्टम फिक्स था तो उनकी पोजीशंस को 3-dimensional स्पेस में x, y, z कोऑर्डिनेट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3n कोऑर्डिनेट हमें चाहिएंगे पूरे सिस्टम के लिए। ये तो एक सिस्टम के लिए कितने चाहिए,
3 और सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितने हैं n, देयरफॉर 3n कोऑर्डिनेट्स in 3-dimensional space give complete information about system तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें टोटल 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे जब सिस्टम स्टैटिक मानकर हम चल रहे हैं। ध्यान रखना, जब हमने सिस्टम को स्टैटिक माना है, 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड होते हैं, पूरा सिस्टम में n पार्टिकल्स, तो 3n कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। ठीक है, दिस 3-dimensional space in which this 3-dimensional space in which position of particle, सिर्फ position of particle is specified is called position space। यानी कि अगर सिर्फ पोजीशन स्पेस की डेफिनेशन आ जाए तो क्या होगी, 3-dimensional स्पेस है जिसमें हम पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करें, उसको हम पोजीशन स्पेस कहते हैं। ठीक है, और अगर हमने उसको एक स्मॉल वॉल्यूम v की बजाय dv मान लें तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस is given by dv में है तो dx, dy और dz, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको। ठीक है, क्या बताया, स्टैटिक सिस्टम, एक के लिए 3-dimensional स्पेस में एक्स वाई जेड चाहिए तो n के लिए 3n, तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोजीशन स्पेस, 3-dimensional स्पेस में अगर हमें पोजीशन का पता लगाना है तो उसको हम पोजीशन स्पेस का नाम दे देंगे। लेकिन अभी मैंने बात फेज स्पेस की नहीं करी है। ठीक है, फेज स्पेस को लिंक करना है इसके साथ हमने। अब जब हम जनरली